हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके जून या दिसंबर में दिखाई देने वाले हैं। आप लोगों को यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट का नाम रहेगा बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इस जो सब्जेक्ट का जो वीडियो है आज हम कवर करेंगे। जो भी ड्यू के बच्चे हैं रेगुलर वाले, उनका 2 जून को ये पेपर होने जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। और मैंने काफ़ी सारे कोर सब्जेक्ट भी कंप्लीट करे हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग करवा दिया है, इंटरनेशनल बिजनेस भी मैं करा चुकी हूँ, जीएसटी करा चुकी हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप करा चुकी हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करा चुकी हूँ, एचआरएम करा चुकी हूँ, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स मैं करा चुकी हूँ। आप जून 2026 की प्लेलिस्ट को फॉलो करना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और आप किसी अनदर सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। वन शॉट जो पूरी किताब का है, जो कि काफ़ी डेप्थ में है, वो आप सब्जेक्ट के नेम से सर्च कर सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट है वो आप जून 2026 में देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए है जो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और वो आप लोगों का शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के नाम पे आते हैं। बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही है कि बिजनेस का मतलब होता क्या है। तो देखो भाई, बिजनेस का और इग्नू वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो इग्नू वाले स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट का नाम बिजनेस रिसर्च भी है, तो भी वो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो आपका मेथोडोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो बस छोड़ देंगे। बाकी सब कुछ जो होगा बिजनेस रिसर्च, उसके टाइप, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नेम नेम है तो समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। जो बिजनेस रिसर्च है वो क्या होता है, इसके टाइप वगैरह, इसका मीनिंग क्या है। तो पहले किताब के नाम पे आ जाता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, कोई सर्विस देते हैं प्रॉफिट मोटिव के मकसद से, तो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस के साथ में एक वर्ड जुड़ गया रिसर्च का, कि बिज़नेस की रिसर्च करी जा रही है। एक तरीके से यहाँ पे जो है लिखा भी गया है, एक तरीके से ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, सो दैट बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग हो सके, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट मिले। तो यानी बिज़नेस रिसर्च को हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो भी डेटा होता है उसको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एनालाइज़ करते हैं कि किस प्रकार से, फिर इंटरप्रेट करते हैं कि डाटा किस प्रकार से जो है वो उसका रिज़ल्ट किस प्रकार से निकल रहा है, और इससे बिज़नेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, और डिसीज़न मेकिंग जो आने वाले समय में फ्यूचर में डिसीज़न लेने होते हैं उसमें भी ये मदद मिलती है। क्योंकि हम पहले से ही रिसर्च कर लेते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमें घर का भी कोई सामान लेना होता है, तो जैसे कि लाइक टीवी, लैपटॉप कुछ भी लेना है, तब भी हम इतनी रिसर्च करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिज़नेस की रिसर्च करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि उस रिसर्च करने से जो आने वाले रिस्क हैं वो कम हो जाएँगे, और हमारे डिसीज़न में अच्छी जो है सपोर्ट मिलता है। इससे क्या होता है, ऑर्गनाइज़ेशन को मदद मिलती है और अनसर्टेनिटी कम होती है, और एक तरीके से स्ट्रैटेजिक चॉइसेस भी पता लगती हैं। बिज़नेस रिसर्च जो है यहाँ पे उसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है यहाँ पे बेस्ड ऑन पर्पस, कि किस लिए, किस पर्पस के हिसाब से जो है वो यहाँ पे रिसर्च करी जा रही है। तो बेस्ड ऑन पर्पस में आता है बेसिक रिसर्च होती है, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। दिस टाइप फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, यानी ये उस पे फोकस करता है, जो नई-नई थ्योरी डेवलप हो रही है उस पे फोकस डालता है ये बेसिक रिसर्च, ताकि नॉलेज एक्सपैंड हो बिना किसी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, हमें वैसे ही नॉलेज मिल जाए। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही एग्जांपल लिखें, बट मैं जो समझा रही हूँ उसके हिसाब से आप और अनदर एग्जांपल भी बना सकते हो। तो क्या होता है, स्टडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड बाइंग बिहेवियर। एक तरीके से हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं कंज्यूमर की फिलॉसफी के बारे में, और समझ रहे हैं कि बाइंग बिहेवियर किस प्रकार से है, कंज्यूमर कब-कब सामान खरीदता है, कब-कब दोबारा विज़िट करता है, और कब-कब दोबारा नहीं आता शॉप पे। तो वो भी बिज़नेस रिसर्च का ही पार्ट है। सेकंड आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड जो रिसर्च होता है, वो एक तरीके से इट इज़ अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है एंड एम एट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक बिज़नेस इश्यूज़। यानी कि ये एक तरीके का प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है अप्लाइड रिसर्च, जो कि पूरा फोकस डालता है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक बिज़नेस इश्यूज़, यानी कि जो बिज़नेस के जो भी इश्यूज़ वगैरह है, स्पेसिफिक उसका सॉल्यूशन देता है अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंडिंग रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग सेल इन द कंपनी, की कंपनी के अंदर अगर हमारी
सेल डे बाय डे गिरती जा रही है, तो उसके रीज़न्स पता लगाओ, क्योंकि अगर सेल गिरेगी तो प्रॉफ़िट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। और नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, तो इसके अंदर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है डील विद नॉन न्यूमेरिकल डेटा लाइक ओपिनियन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, कि एक तरीके से जो रिसर्च होती है वो एक टाइप की नहीं होती, वो कई टाइप की होती है। क्वालिटेटिव है मतलब रिलेटेड टू क्वालिटी है, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसके अंदर ओपिनियंस आते हैं, ठीक है? और एटीट्यूड आता है, मोटिवेशंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है मेथड इंक्लूड इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब भी हम कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें कई सारे मेथड लगाए जाते हैं, जैसे कि लाइक इंटरव्यू है। अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज ग्रैब होती है, हमें पता लगता है कि किस प्रकार से जो है वो पर्सन का डेटा है और क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर पा रहा है। ग्रुप पे फोकस करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करके पता चलती है, तो वो भी क्वालिटेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू इंटरव्यू, कि अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अगर हम डे टू डे कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, सो इससे क्या होता है, हमारे जो हम उसका इंटरव्यू लेंगे तो डेफिनेटली हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल पता चलेगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। अनदर पॉइंट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव होती है जिसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल डेटा को इन्वॉल्व करती है एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को। मेथड इंक्लूड सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चनरीज, यानी कि हम एक क्वेश्चनरी तैयार करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं जो कि हमें पूछने होते हैं सर्वे के दौरान। तो हम सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगता है, कंज्यूमर के बारे में पता चलता है कि क्या उसका टेस्ट है, क्या प्रेफ़रेंस है, बाइंग बिहेवियर कैसा है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़रिंग मार्केट डिमांड यूजिंग सर्वे, कि मेज़रिंग मार्केट की जो डिमांड को अगर मेज़र करना है, तो हम सर्वे की मदद से करते हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द रिसर्च मेथड, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, जिसमें क्या होता है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमेनन। जैसे क्या होता है कि पॉपुलेशन के फीचर्स जो होते हैं, जो जनसंख्या का जो फीचर है उसको डिस्क्राइब करता है, यानी जो मार्केट सर्वे होता है ना, वो एक तरीके से अंडरस्टैंड करता है कस्टमर के डेमोग्राफिक पे। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करके एनालाइज़ किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है फैक्ट को, कि मान लो मेरे पास कोई डेटा आया, उसी से मैंने कंक्लूजन निकाला, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो प्रॉफिट होता है उसको एनालाइज़ करती रहती है टाइम टू टाइम, एंड बैलेंस शीट वगैरह भी चेक होती है, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना रिलेटेड टू फाइनेंस, तो उसी की स्टेटमेंट को एनालाइज करती है कि भाई क्या रिजल्ट निकल रहा है, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो और इसको हाइक कैसे लेके जाना है, लॉस आ रहा है तो कैसे करेक्शन करनी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टडिंग अ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें क्या होता है कंडक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती, ना ही डिफाइंड होती है। इट हेल्प जनरेट आइडियाज, ये एक तरीके से आइडिया को जनरेट करने में मदद करती है, जैसे कि न्यू मार्केट की अपॉर्चुनिटी को स्टडी करना। अनदर पॉइंट है कैजुअल रिसर्च, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जैसे कि स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन सेल, कि हम ये पता लगा रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है ऑन सेल में, उसका मतलब जो सेल में प्राइस चेंजेस हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। बेस्ड ऑन टाइम डायमेंशन में आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, जिसमें डेटा इज कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन अ टाइम, एक टाइम के अंदर डेटा जो इकट्ठा हुआ है उसकी रिसर्च करी जाती है, जैसे कि वन टाइम कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। आपने देखा होगा जब भी आप किसी आउटलेट पे जाते हैं तो वहाँ पर लाइक फीडबैक का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है? या तो कोई डायरी रखी होती है या फिर कोई नोटबुक रखी होती है, ठीक है? एंड या फिर ऑनलाइन आपको वहाँ पे जो है बताना होता है कि आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो कैसे है। तो एक सर्वे टाइप आपसे वन टाइम जो पूछा जाता है उसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोलते हैं। अनदर पॉइंट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, डेटा इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग कस्टमर बिहेवियर ओवर सर्वल मंथ्स और ईयर, यानी कि डेटा को इकट्ठा करा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि कस्टमर के बिहेवियर को हम ट्रैक कर रहे हैं। आप सोचोगे बार-बार कस्टमर के बारे में क्यों बात हो रही है? कस्टमर के बारे में इसीलिए बार-बार बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो बिज़नेस रिसर्च है वो कस्टमर ही हमारा भगवान है। क्योंकि अगर हम कस्टमर पे ज़्यादा फ़ोकस डालेंगे ना, अगर हम कस्टमर के बारे में सर्वे करेंगे, उसकी जो सैटिस्फैक्शन लेवल अगर उसको नहीं है, हाई है या लो है, उसको अगर करेक्शन में लाएँगे तो डेफिनिटली हम बिज़नेस में सक्सेस ले पाएँगे। ट्रैकिंग कस्टमर बिहेवियर ओवर सेवरल मंथ्स और अ ईयर।
नेक्स्ट है जो गुड रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक। हमें ना एक सिस्टमैटिक वे में ही रिसर्च करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन सर्वे किया या 2 दिन 2 कस्टमर से अच्छे से बात कर ली, उसका सैटिस्फैक्शन लेवल जान लिया और उसके बाद जो बाकी का कस्टमर है उसका नहीं जाना, तो ये कोई रिसर्च नहीं होती, ये आधी-अधूरी है जो कि सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है। और ऑब्जेक्टिव होता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड पर्सनल ओपिनियन, रिजल्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। एक तरीके से उद्देश्य ही इसका यही है, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई जो कस्टमर अच्छे से बात कर रहे हैं उसका आपने जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जान लिया, और जिनको आपके बिजनेस में या आपके गुड्स की सर्विस अच्छी नहीं लगी, आपने उनका ओपिनियन जो है वो जाना ही नहीं और आपने उनसे अच्छे से बात नहीं करी, तो ये कोई बात नहीं होती। ये एक तरीके से बायसनेस को दिखाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड पर्सनल ओपिनियन। अनदर पॉइंट इज साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें आता है यूजेस लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। यानी कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को यूज किया जाता है, ठीक है, एंड रिलायबल होना चाहिए, रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट। तो यानी कि जो हमारे जो रिजल्ट हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, हम कंसिस्टेंट होने चाहिए हमारे रिजल्ट जो है, और रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन, और ज़रूरत पड़े तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, वैलिड होने चाहिए, ठीक है, एथिकल होने चाहिए। इस प्रकार से आप पॉइंट्स जो है वो आराम से बना के लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिटी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि रिसर्च के प्रोसेस और डिज़ाइन पे आते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसको हमें पहचानना होता है कि जो रिसर्च में जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको पहचानो, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, उसके बाद उसको रिव्यू करना होता है। अनदर पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें ये पता लगाना है कि इसके उद्देश्य क्या है। फिर इस रिसर्च डिज़ाइन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर डाटा कहाँ से इकट्ठा होगा, मतलब प्राइमरी लेवल से होगा कि सेकेंडरी लेवल से होगा। फिर डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना कि डेटा से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, एंड उसके बाद जो है हम लोगों को जो है उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे टेस्टिंग करनी होती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एंड लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि ये जो सारी जो रिसर्च का जो प्रोसेस हुआ है उसके एंड में कंक्लूजन क्या निकला है और रिपोर्ट राइटिंग क्या बताती है। मतलब जो हमने रिसर्च की जो प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी जिसको आइडेंटिफाई करना, उससे हमारी क्या क्या डेटा निकल के आ रहा है और क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखेंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान होता है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, कि हमने रिसर्च जो कंडक्ट कराई है वो उसका मकसद क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। जैसे अनदर एग्जांपल इज कि लाइक हम देखते हैं कि जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है वो आएगा, तो वो भी एक ब्लूप्रिंट होता है। इसी प्रकार से बिजनेस रिसर्च डिजाइन के अंदर भी ब्लूप्रिंट होता है, स्पेसिफिक व्हाट एंड हाउ व्हेन वेयर टू कलेक्ट डेटा, कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ से, किस वक्त, किस समय, कहाँ से इकट्ठा होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आता है जो मैंने ऊपर आपको बताया कि एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन होता है, जिसमें जिसका जो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये यूज़ व्हेन द प्रॉब्लम इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, सेम है, डिस्क्रिप्टिव भी बता दिए, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। गुड रिसर्च डिज़ाइन वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी शॉर्ट में कर सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कि है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक अजम्पशन होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल विच कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। देखो भाई, सीधी सी बात है कि हाइपोथेसिस का मतलब ही यही होता है, एक तरीके से टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि लेट सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर डीयू के हैं, वहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट पहले रिलीज होती है, तो ये कोई आपकी फाइनल नहीं होती, ये जस्ट आपको बताने के लिए होती है, इन्फॉर्म करने के लिए, भाई तैयारी स्टार्ट कर दो, एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि भाई ठीक है, अगर टेंटेटिव भी नहीं आती तो आप बिल्कुल आराम से बैठे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं भाई अभी तो एग्जाम होंगे नहीं, होंगे तो फाइनल पे ध्यान देंगे। तो टेंटेटिव आती इसलिए कि आप एक अजम्पशन लगा सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, हाँ भाई इस दिन पे भी अगर होंगे तो मुझे अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जस्ट लाइक दैट कि बिजनेस के अंदर में भी हाइपोथेसिस होता है, कि जिसकी वजह से हमारा जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं, विच कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। रिसर्च की मदद से हम उसको टेस्ट करते हैं। इट एक्ट एज अ प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन की तरह मान सकते हैं, प्रपोज एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्च प्रोसेस, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च का जो प्रोसेस डायरेक्शन जो है वो हमें रास्ता दिखा देती है कि इस प्रकार से जो है हमें चलना है।
जैसे मैंने अभी आपका एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वो आपको ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटी में हो। तो अभी आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में हो, मुझे ये भी कमेंट करना कि मतलब आप डीयू से हो, इग्नू से या फिर कोई अनदर यूनिवर्सिटी से, तो मुझे पता लगेगा कि आप कहाँ से हो और मतलब जो है, कहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज़ इन द डिमांड, यानी कि जो प्राइस जो हमारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। तो हमने ऐसा असम्पशन लगाया और ये बात सच है कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। डेफिनिशन सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बोलूँ तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल, कि हमें वेरिएबल के बारे में पता लगाना है तो हम एक तरीके से एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है ये हमारी। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इट हेल्प इन ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, कि हम एविडेंस के बेस पे एक टेस्टिंग कर रहे हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड जो है ऑटोमेटिक राइज़ हो जाएगी। सो हम ये इस तरीके का जो कंक्लूजन है ड्रॉ कर रहे हैं एविडेंस के बेस पे, तो वो भी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइपोथेसिस है। फीचर्स की बात करूँ कि एक गुड हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, जो क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए, टेस्टेबल यानी कैन बी वेरीफाइड थ्रू डेटा, ये जो डेटा के थ्रू जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, फोकस ऑन द पर्टिकुलर रिलेशनशिप इसका दिखना चाहिए, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। हाइपोथेसिस ना कुछ टाइप्स का होता है जैसे कि नल हाइपोथेसिस, ठीक है? तो स्टेट नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। आप सोचोगे वेरिएबल क्या है, तो मैं ये तो मान के चलती हूँ आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो वेरिएबल का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है? और कोरिलेशन वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो आपको कहीं न कहीं वेरिएबल का पता ही होगा कि अगर कि एक्स, वाई वेरिएबल हैं या फिर ए, बी वेरिएबल हैं और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। सो इस प्रकार से वेरिएबल आपने पढ़े होंगे। इट इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड। कई बार क्या होता है कि डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं आता प्राइस के चेंज होने से भी, प्राइस हैज़ नो इफेक्ट। प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा डिमांड पे। तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि दवाइयाँ हैं, ठीक है? अब जिसको खानी है वो तो खाएगा चाहे कितनी महँगी क्यों ना हो जाए, ठीक है? तो यानी डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा, प्राइस के बढ़ जाने पे भी या कम होने से, क्योंकि दवाई खानी है तो मतलब खानी है। तो वो नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल भी हो सकता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आता है अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, जो कि एक्जिस्टिंग ऑफ रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे प्राइस इफेक्ट डिमांड। यहाँ पे एग्जांपल है प्राइस इफेक्ट डिमांड, की डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है प्राइस के चेंज होने से। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, जो मैंने अभी आपको बताया। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल्स। अगर आप किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हो, आपने ऑनलाइन कोई दुकान खोली है या फिर आपने कोई ऑफलाइन खोली है दुकान या फिर कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो उसके लिए आपने अगर प्रचार किया है, कोई एडवर्टाइजमेंट करी है, तो उससे आपके सेल पे प्रभाव पड़ेगा, सेल आपकी बढ़ेगी। तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग इफेक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग करी है तो उससे प्राइसिंग का भी इफेक्ट पड़ता है आपकी किस पे, सेल और प्रॉफिट पे। तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन दिखाई जाती है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाई होता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजम्पशन, कि अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसका कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसके हाथ में पैसे होते हैं तो उसको लगता है कि नहीं भाई मैं खर्च कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, इनकम इज रिलेटेड टू कंजम्पशन। जो हमारी इनकम होती है वो रिलेटेड होती है कंजम्पशन पे, ये तो हमने ऊपर ही सीख लिया। फंक्शंस की बात करूं हाइपोथेसिस के फंक्शंस की, तो इसमें आता है प्रोवाइड फोकस एंड डायरेक्शन टू रिसर्च। ये एक तरीके से जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमारे रिसर्च के अंदर एक रास्ता दिखाता है और हमें फोकस करने में मदद करता है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? उसके बाद अनदर पॉइंट इज कि हेल्प इन डाटा कलेक्शन। ये हमारा हाइपोथेसिस ना हमारे डाटा को इकट्ठा कराना, एनालाइज कराना, उसको टेस्टिंग करवाना, वैलिड कंक्लूजन निकालना, ये सारे काम हाइपोथेसिस के रहते हैं। हाइपोथेसिस के सोर्सेज क्या हैं? तो देखो भाई, सबसे पहले प्रीवियस जो पिछली वाली रिसर्च स्टडी होती है उससे भी पता चलता है, थ्योरी मॉडल से पता चलता है,
पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ कर पाते हैं, एक्सपीरियंस से, इंस्टीट्यूशन से हमारे को अंदर इंस्टीट्यूशन क्या आ रही हैं, लिटरेचर रिव्यू सब कुछ से हमें पता चलता है। तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला आता है रिसर्च की प्रॉब्लम को पहचानो, उसके बाद एक्जिस्टिंग लिटरेचर की स्टडी करो एंड देन वेरिएबल को पहचानो, ठीक है? रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच में और क्लियर एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट भी ये फ्रेम करके हमारे सामने दर्शा देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सिंपल है जो आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन जो कि है रिसर्च फिलॉसफी का। तो रिसर्च फिलॉसफी रेफर्स टू द बिलीफ एंड assumption अबाउट हाउ नॉलेज इज डेवलप्ड एंड अंडरस्टूड कि रिसर्च फिलॉसफी जो होती है, देखो हर एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिलॉसफी, जैसे मैं लेट सपोज इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी ही होगी, ठीक है? और इकोनॉमिक्स का एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही स्टैट्स पढ़ी थी, स्टैट्स का काफ़ी सारा पार्ट इसके अंदर हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? तो या बिज़नेस में भी आपने पढ़ी है, तो उसमें हमने एक चीज़ क्या देखी, हमने यही देखा ना कि फ़िलॉसफ़ी कभी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, वो हम फ़िलॉसफ़ी में पढ़ा करते थे, ठीक है? बट एडम स्मिथ जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं, वो एक सब्जेक्ट लेकर आए सो दैट आज हम उसकी बुक्स पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो हम फ़िलॉसफ़ी में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ठीक है? तो यानी कि जो हमारी रिसर्च फिलॉसफी है वो रेफर्स टू द बिलीफ्स एंड असम्पशन है, हाउ नॉलेज इज डेवलप एंड अंडरस्टूड कि किस प्रकार से हमारी जो नॉलेज है वो डेवलप हुई है और हम उसको कैसे समझ पाएंगे। एक तरीके से ये हमें गाइड करता है कि रिसर्च जो कंडक्ट हुई है इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि इट आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज, हाउ कैन इट बी ऑब्टेन, कि नॉलेज क्या है और कैसे हमें मिलेगी, कैसे ऑब्टेन्ड होगी। सो ये रिसर्च फिलॉसफी है। फिलॉसफी में काफी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन डेप्थ में आते हैं। क्लियर रिसर्च फिलॉसफी होती है पॉजिटिज्म, ठीक है? जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है हमारी, तो लिखा भी है बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड एंड फैक्ट्स पे होता है। क्वांटिटेटिव डेटा रिलाई करता है अज्यूम रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। रिसर्चर रिमेन इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एनालाइज ऑफ सेल डेटा, यानी जो हमारे सेल्स का जो भी डेटा होता है उसके स्टैटिस्टिकल चीज़ों को एनालाइज करने में मदद करता है। उसके बाद अनदर पॉइंट आता है इंटरप्रिटिज्म। क्या होता है, ठीक है? तो फोकस करता है ये अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर को, उसके एक्सपीरियंस को, क्वालिटेटिव मेथड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सब हमने ऊपर पढ़ा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो स्टडिंग एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन थ्रू इंटरव्यू, कि हमने यहाँ पे जांचा, यहाँ पे स्टडी करी कि एम्प्लॉय का सैटिस्फैक्शन क्या है, उसको अच्छा लगा, बेकार लगा, बहुत बेकार लगा, इंटरव्यू के द्वारा पता लगाया, तो इंटरप्रेट करी हमने चीजें, ठीक है? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट जो कि हमारा प्रेगमेटिज्म। इसमें क्या होता है, फोकस करता है ऑन द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी जो हमारी ये फोकस करता है हमारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड दोनों ही इसमें यूज होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल से समझो इसको। एग्जांपल क्या बोलता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल है कंबाइनिंग सर्वे एंड इंटरव्यू फॉर मार्केट रिसर्च। यहाँ पे सर्वे को और इंटरव्यू को कंबाइन किया गया मार्केट के रिसर्च को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलिज्म। इसमें क्या होता है, बिलीव रियलिटी, रियलिटी पे बेस्ड होते हैं इंडिपेंडेंटली बट इन इंटरप्रेट थ्रू ह्यूमन परसेप्शन, ठीक है? लेट सपोज एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कि कॉम्बिनेशन है पी और आई का, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझे हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड ह्यूमन व्यूज को पे ऊपर ये फोकस डालता है, ठीक है? तो बाकी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है। तो डेप्थ इंटरव्यू एक तरीके का क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व है 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यू एंड रिस्पोंडेंट। यानी कि डेप्थ इंटरव्यू जो होता है वो एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक होती है जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है किसके बीच का, इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट का। इट एम टू एक्सप्लोर फीलिंग, ओपिनियन, मोटिवेशन, एटीट्यूड इन द डिटेल, यानी कि इसमें हमारा मकसद ही यही है कि उनके फीलिंग्स के बारे में पता लगाना, उनका ओपिनियन क्या है कंज्यूमर्स का, मोटिवेशन लेवल क्या है, एटीट्यूड क्या है। इट इज अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड अलाउइंग फ्री कन्वर्सेशन। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं, कंडक्टर 1-to-1 होता है, ये तो अभी बताया, डेफिनेशन में भी था। फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड इन नेचर होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस करता है कि कंज्यूमर की पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है वो कैसे अच्छे हैं, बेकार है, किस प्रकार से है। यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग तो होता है क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 करना पड़ता है, कोई ग्रुप स्टडी नहीं होती। स्किल इंटरव्यूअर होना चाहिए क्योंकि जो खुद एक्सपर्टीज लेके बैठा होगा वही अच्छे से इंटरव्यू ले पाएगा। इसका उद्देश्य पता है क्या है? इसका है हिडन मोटिवेशन एंड बिलीफ को समझना, जो छुपे हुए मोटिवेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इशू डीपली, रिच क्वालिटेटिव डेटा गैदर करना। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
उसके बाद इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि डिटेल एंड रिच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है क्वेश्चनिंग में, हिडन इनसाइट को जो है वो अनकवर करता है, सेंसिटिव टॉपिक सुटेबल रहता है, बिल्ड ट्रस्ट एंड ये सब पॉइंट्स हैं। बट इसके साथ-साथ बुराई भी है, क्योंकि अगर हम वन टू वन इंटरव्यू लेते हैं तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं एंड एनालाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार से, और ये लिमिटेड एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट जो आता है ना, होता है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी, यानी कि डेप्थ इंटरव्यू जो होता है, मार्केट रिसर्च हो गया, एम्प्लॉय फीडबैक एनालाइज हो गया कि एम्प्लॉय का फीडबैक कैसा रहा, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसर्च हो गया, मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है वो पता लगाना, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट को लेके, अच्छा है बेकार है कैसा है, कंक्लूजन उनके लिए जो शॉर्ट में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द सिक्स क्वेश्चन, जो कि है प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि जो प्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक की अगर मैं बात करूं, और इनडायरेक्ट मेथड, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड होते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, डाटा को इकट्ठा करने में, जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि रिस्पोंडेड आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द थॉट्स फीलिंग एटीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि किस तरीके के थॉट्स रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग जो है इंडिविजुअल को है, एटीट्यूड कैसा है। सो इस प्रकार का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें हेल्प करता है एक तरीके से अनकवर हिडन मोटिव्स को, बिलीव्स को, इमोशंस को। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ प्रोजेक्टिव टेक्निक की, तो इसमें आता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में आता है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग जो होती है वो नहीं की जाती, इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो स्टिमुली यूज़ करी जाती है, जैसे इमेजेस, वर्ड, सिचुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्री एक्सप्रेशन को इनकरेज करता है ये, एंड सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक यूज़फुल होते हैं, क्वालिटेटिव इन नेचर मेनली इसके लिए होता है ये। और प्रोजेक्टिव टेक्निक के टाइप्स की अगर बात करूँ मैं, तो इसके अंदर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आता है रिस्पोंडेंट आर गिवन अ वर्ड एंड आस्क्ड टू से दैट फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड, हेल्प आइडेंटिफाई इमीडिएट रिएक्शन एंड एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम रिस्पॉन्ड वर्ड, कि अगर कोई ब्रांड नेम लिया गया है तो उसका रिस्पॉन्स वर्ड क्या है। तो एक तरीके से वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट जो होता है एक गिवन वर्ड देता है और फिर पूछा जाता है से दैट द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड, कि कोई भी वर्ड दे दो और उससे आप आपके माइंड में क्या चीज़ आती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, तो वो पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, जिसमें आता है रिस्पोंडेंट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस, की जो रिस्पोंडेंट होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज़, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसको फिल करना है। तो वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, जिसको हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट जो होता है, अ स्टोरी इज़ गिवन पार्शियली एंड रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू कंप्लीट इट, कि एक स्टोरी जो है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता के रिस्पोंडेंट जो होता है उससे आप पूछता है कंप्लीट उसके बारे में। इससे हेल्प होती है अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेस और इमेजिनेशन भी डेवलप होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है थीमेटिक टेस्ट होता है, टैट जिसे बोलते हैं। इसमें अंदर रिस्पोंडेंट आर शोज़ पिक्चर्स एंड आस्क्ड टू क्रिएट अ स्टोरी, एक तरीके से पिक्चर दिखाई जाती है और रिस्पोंडेंट जो है वो आस्क पूछता है कि क्या स्टोरी क्रिएट हुई है, रिवील डीप इमोशन एंड मोटिवेशन हमें पता लगते हैं। कार्टून टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, कार्टून इमेजेस विद एम्प्टी स्पीच बबल्स आर गिवन, यहाँ पे कुछ कार्टून की इमेजेस जो होती हैं वो एम्प्टी स्पीच बबल्स के साथ होती हैं, जो कि दी गई होती हैं। तो रिस्पोंडेंट ना फिल करता है उस डायलॉग को, ठीक है, एंड यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड इन अ सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर एटीट्यूड को समझना है में मदद करता है कार्टून टेस्ट, ठीक है। रोल प्लेइंग में क्या आता है, जो कि बिहेवियर एंड रिएक्शन को रिवील करने में मदद कराता है। रिस्पोंडेंट एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन और रोल, की जो रिस्पोंडेंट होता है वो एक्ट करता है गिवन सिचुएशन या फिर रोल में। थर्ड पर्सन टेक्निक होती है, रिस्पोंडेंट आर आस्क अबाउट द अदर बिहेवियर इंस्टेड ऑफ देयर ओन, जैसे कि रिड्यूस हेजिटेशन एंड बायसनेस, मतलब जो भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो हेजिटेशंस होती हैं वो कम हो जाती हैं एंड बायसनेस भी कम रहती है। फॉर एग्जांपल व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि जो हर इंडिविजुअल होता है, जो कस्टमर होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके ना क्या करता है, सोचता है, मतलब उसके बारे में जो उसके उसके बारे में ना यहाँ पर जो होता है, व्हाट व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। तो इसके आते हैं एडवांटेजेस आते हैं, अनकवर हिडन
फीलिंग्स हो गई, यूज़फुल फॉर सेंसिटिव टॉपिक, मतलब जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसमें ये यूज़फुल होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्रिएटिव रिस्पॉन्स भी इनकरेज होता है और इससे सोशल डिसेबिलिटी भी जो बायसनेस होती है वो कम होती है। साथ ही साथ इसकी कुछ बुराइयाँ एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इंटरप्रेट रिजल्ट, जैसे हमें किसी चीज़ का रिजल्ट इंटरप्रेट करना होता है, पता लगाना होता है, तो उससे क्या होता है कि हम जो है हमें डिफ़िकल्टी फ़ेस होती है, क्योंकि इतना ईज़ी टास्क नहीं होता ये। स्किल्ड रिसर्चर रिक्वायर्ड होता है, टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें पर्टिकुलरली एक-एक चीज़ की स्टडी करनी होती है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की थोड़ी-सी कमी इसके अंदर रहती है। कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, जो कि है टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है किसी भी साइंटिफिक इंक्वायरी का। यानी कि इट डिटरमाइन हाउ यू मैनिपुलेट वेरिएबल्स एंड असाइन सब्जेक्ट टू ग्रुप टू एंश्योर दैट योर रिजल्ट आर statistically valid, that you can actually claim a cause and effect relationship। यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है। ब्लूप्रिंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट किसी भी स्पेसिफिक इंक्वायरी का, जो कि आपको शो करता है, डिटरमाइन करता है, मैनिपुलेट जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट टू ग्रुप को असाइन करता है, साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स भी बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि ये चीज़ हुई है तो इसकी वजह से हुई होगी। तो ना इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है रैंडम कंट्रोल और मैनिपुलेशन। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ट्रू एक्सपेरिमेंट की, तो डिज़ाइन मस्ट बी इंक्लूड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन एनी ग्रुप। यानी कि हर एक पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस होता है कोई भी चीज़ जो है सिलेक्ट करने का। रैंडम असाइनमेंट्स होते हैं ये। एंड कंट्रोल ग्रुप में क्या था, ग्रुप दैट डज़ नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट यूज़ एज़ अ बेसलाइन। यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है वो रिसीव नहीं होता ग्रुप में, बस वो यहाँ पे बेसलाइन को यूज़ करते हैं, तो उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। मैनिपुलेशन में क्या होता है, द रिसर्चर एक्टिवली चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट आता है कॉमन सब टाइप आता है, पोस्टर्स ओनली कंट्रोल ग्रुप हो गया, प्रीटेस्ट हो गया, सोलोमन हो गया, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप में आता है, पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन्ड किए जाते हैं एंड द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू वन ग्रुप। सिर्फ एक ही ग्रुप पे ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है एंड देन बोथ ग्रुप आर मेजर, और जो बाकी के जो दो ग्रुप्स होते हैं उसको मेजर कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, कि पार्टिसिपेंट आर मेजर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट टू ट्रैक द स्पेसिफिक चेंज। कि अगर हमें किसी भी चीज़ का बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं तो उससे हमें एक चेंज पता लगता है, एक स्पेसिफिक चेंज को हम ट्रैक कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, पार्टिसिपेंट की बात करें, तो वो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो आता है वो आता है क्वासी एक्सपेरिमेंट लुक लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंट बट लैग रैंडम असाइनमेंट। यानी कि जो रैंडम असाइनमेंट होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप में आता है यू यूज एग्जिस्टिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल क्लास ए एंड क्लास बी, सिंस यू डिड नॉट असाइन देम रैंडमली द ग्रुप माइट हैव पैरल डिफरेंसेस। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स लिए गए हैं, एक क्लास ए का और क्लास बी का, और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी रैंडमली कुछ भी चीज़ असाइन नहीं है, तो डिफरेंस तो देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। इंटरप्टेड टाइम सीरीज की बात करूँ तो इसमें आता है यू टेक मल्टीपल मेजरमेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट टू लुक अ स्पेसिफिक ब्रेक एंड ट्रेंड चेंज इन द डेटा। कि जो भी हमारे डेटा में ट्रेंड चेंज दिखाई दे रहा है, ब्रेक दिखाई दे रहा है, तो वो भी किसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए थे बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उससे हमें एक स्पेसिफिक ब्रेक या ट्रेंड देखने को मिलता है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आता है जैसे कि वन शॉट केस स्टडी होता है, जैसे वीकेस्ट डिजाइन भी बोलते हैं, जिसमें वन ग्रुप रिसीव करता है ट्रीटमेंट और उसको फिर मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट जो आता है कि जो वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट होता है, उसमें क्या था, नाम से क्लियर है, प्री एंड पोस्ट आता है, तो इसके अंदर आता है कि एक ग्रुप को मेजर करना, ट्रीट करना, मेजर करना अगेन एंड अगेन, जिससे कि ना ये पता लगता है वुड हैव चेंज नेचुरली ओवर टाइम, कि कितना चेंजेस देखने को हमें मिला है। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। स्केल कितने टाइप का होते हैं। रिसर्च और स्टैटिस्टिक की बात करूँ, स्केल ऑफ मेजरमेंट रेफर करता है वेरिएबल एंड डिफाइंड एंड कैटेगरीज डेवलप बाय द स्टैनले। तो यानी कि यहाँ पे 4 लेवल डिटरमाइन किए गए हैं आपके मेजरमेंट के। पहला तो आता है नॉमिनल स्केल, जिसे हम लेवल्स भी कहते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं जो कि हम डेप्थ में नहीं कर सकते। डेप्थ में इन द सेंस कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक-एक इंसान से इतने सारे क्वेश्चन पुट अप करें जिसके आंसर काफ़ी लेंथी हो। तो हम कई बार येस, नो या फिर
टिक, रॉन्ग या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि हमारे को ना आंसर लेने में थोड़ा ईज़ी हो। नॉमिनल स्केल में आता है द मोस्ट बेसिक लेवल इट इज़ यूज्ड ऑन कैटेगराइजेशन बेस्ड अपॉन द नेम और लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे कि ऑपरेशन है, उसमें काउंटिंग हो गई, फ्रीक्वेंसी मोड आता है। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर हो गया, हेयर का कलर कैसा है, नेशनैलिटी कैसी है, येस नो में रिस्पॉन्स ले लेना। ये सब नॉमिनल स्केल्स होते हैं। की रूल क्या है, यू कांट से रेड इज़ हायर देन ब्लू, दे आर जस्ट डिफरेंट। तो मतलब इतना टाइम ना हो के शॉर्ट में आंसर लेना, येस नो में ले लिया, रिस्पॉन्स है ट्रू या फॉल्स है ऐसे ले लिए, तो नॉमिनल स्केल लेवल कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को हम रैंकिंग करते हैं, तो उसे हम, जैसे यहाँ बताया भी गया है कि स्केल जो है क्लासिफाइड डेटा इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंक में बताया जाता है, बट द डिस्टेंस बिटवीन द रैंक इज अननोन और इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीडियन है, परसेंटाइल है, रैंक ऑर्डर्स हैं। जैसे कि रेस का रिजल्ट है कि फर्स्ट आया बच्चा, सेकंड आया है, थर्ड आया। तो इस प्रकार से सेटिस्फाई है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाई है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और ज़्यादातर रिसर्च में यही सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इंटरवल स्केल में होता है कि दिस स्केल हैज़ कंसिस्टेंट मेज़रेबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस को मेज़र कर पाते हैं। जैसे कि इट लैक अ ट्रू ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लस, माइनस हो गया, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरवल स्केल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, आईक्यू स्कोर हो गया, या फिर आपको पता होगा कि टेम्परेचर को मेज़र करते हैं या तो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रेशियो स्केल, जिसे हम ट्रू ज़ीरो भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है, जिसके अंदर ट्रू लेवल पॉइंट भी इसे बोला जाता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर इंटरनल स्केल की, इंटरवल स्केल की। तो प्लस ट्रू पॉइंट, जीरो पॉइंट भी आता है जिसमें हम कंपैरिजन कर पाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन में आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल मैथमेटिकली ऑपरेशन। जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, इनकम, डिस्टेंस। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर हाइट जाननी है, वेट जानना है, तो ये एक रेशियो स्केल होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है रियल टाइम डेटा होता है जो कि कलेक्ट बाय द रिसर्चर। रिसर्चर इसको कलेक्ट करता है, पहली बार ही कलेक्ट करता है, इससे पहले उसने कलेक्ट नहीं किया। तो प्राइमरी मतलब फर्स्ट है, सेकेंडरी मतलब जो होता है वो पहले ही ऑलरेडी जो कलेक्ट किया गया है उसी को प्रोसेस करना या फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, वो सेकेंडरी डेटा है। इसका सोर्स होता है प्राइमरी का, जैसे सर्वे करके, इंटरव्यू लेके किसी का, या फिर एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, ये सब चीज़ों से प्राइमरी डेटा निकलता है। लेकिन ये होता है बुक्स, जर्नल, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, वेबसाइट, इंटरनल रिपोर्ट, ये सब सेकेंडरी होता है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सर्वे हो चुका होता है। बस इसको जो है ऑर्गेनाइज वे में लगाया जाता है और इसको दोबारा से प्रोसेस किया जाता है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो एक तरीके से कैसा होता है, वो ओरिजिनल और रॉ डेटा होता है क्योंकि इससे पहले वो कभी डेटा हमने इकट्ठा नहीं किया। ये रिफाइंड होता है, इंटरप्रेटेड होता है, समराइज़ डेटा होता है। अगर इसके पर्पस की बात करूँ तो ये जो होता है बेसिकली जो होता है करंट रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल करता है। बट ये जो डिफरेंट पर्पस हो गए, जनरल इन्फॉर्मेशन भी ये यहाँ पे देता है। टाइम आपको पता ही है, ये एक्सपेंसिव होता है, महँगा होता है और टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हम पहली बार इकट्ठा कर रहे हैं और एक-एक करके कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी सस्ता होता है, जल्दी हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से जो है इकट्ठा किया गया है, बस उसको ठीक करा गया है, ठीक है? एक्यूरेसी आपको पता है जनरली इसमें हाई होती है, इसमें लो होती है, ठीक है? बायसनेस की बात करूँ, रिसर्चर बायसनेस ड्यूरिंग कलेक्शन, और इसमें कोई भी बायसनेस जो होती है वो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल बायस फ्रॉम द ओरिजिनल पब्लिशर। बाकी ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं और कितने क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 10th क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चनरी के ऊपर। क्वेश्चनरी इन रिसर्च, जो क्वेश्चनरी होती है इसमें क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं डेटा के अंदर, और रिस्पोंडेंट जो होता है रिसर्चर पर्पस के लिए चीजें पूछता है, सर्वे करता है, ठीक है? तो क्वेश्चनरी में जो होते हैं वो होता है स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी, जिसमें जैसे मल्टीपल चॉइस सर्वे होता है जिसमें सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक रिस्पोंडेंट से, ठीक है? तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, एंड रिस्पोंडेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? एंड ईजी टू एनालाइज भी है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि बेसिकली रिस्पोंडेंट टू एक्सप्रेस फ्रीली, यानी फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड होता है ये, बट अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चनरी में क्या होता है, रिस्पोंडेंट आंसर इन द ओन वर्ड, वो अपने ही वर्ड्स में आंसर देता है। रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट मतलब जो रिस्पॉन्स कर रहा है, सर्वे के आंसर दे रहा है। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू एनालाइज, हमें एनालाइज करने में डिफिकल्टी आती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनरी में येस नो, एमसीक्यू, स्केल, रेटिंग स्केल, ये सब जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं,
जो आजकल अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। मिक्स क्वेश्चनरी में आता है ओपन एंडेड और क्लोज़ दोनों मिक्स होते हैं। गुड क्वेश्चनरी जो होती है उसके अंदर क्या आता है, क्लैरिटी होती है, रिलेवेंस होता है एक तरीके से, क्योंकि अगर अच्छी क्वेश्चनरी सेट होगी तो लॉजिकल सीक्वेंस नज़र आता है, प्रॉपर ऑर्डर में लगे होते हैं और कोई बायसनेस नहीं होती है और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, ईज़ी होते हैं, रिलेट कर पाते हैं। स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर जो आता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हमें उद्देश्य जो होता है वो साफ-साफ झलक रहा होता है कि अगर क्वेश्चनरी डिज़ाइन करी गई है तो उद्देश्य क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन नीडेड, क्या किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है, क्या-क्या चीज़ों के लिए, चूज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार से ओपन है या फिर क्लोज़ एंडेड है, ड्राफ्ट क्वेश्चन हो गए, सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, जर्नल टू स्पेसिफिक होने चाहिए, प्री टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल, पहले हमें एक छोटे सैंपल से जो है उसको टेस्ट करना चाहिए, फाइनल रिवीजन होना चाहिए, इस प्रकार से है। तो ठीक है, तो इस तरह से और उसी से ही एडवांटेजेस भी बन जाते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है उसमें काफ़ी कवर होते हैं, डाटा को इकट्ठा किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है, कन्वीनियंस है। साथ ही साथ इसके लिमिटेशन तो यही हैं कि इसमें जो है रिस्पॉन्स रेट समटाइम कभी-कभी बेकार भी आ जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है क्वेश्चन को लेके, डाउट भी हो जाते हैं, ठीक है? तो बायसनेस भी हो जाती है, तो ये इसकी बुराइयाँ, बाकी आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है आई थिंक 11th क्वेश्चन, ठीक है? नहीं, एक और भी है। एक और क्वेश्चन है 11th है सैंपलिंग एंड सैंपल साइज़। तो सैंपलिंग का मतलब क्या है? तो सैंपलिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही होगा सैंपलिंग क्या होता है। तो सैंपलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप सैंपल फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। देखो सैंपलिंग का मतलब है सैंपल इकट्ठा करना। जैसे कि क्या होता है, अब हमारे भारत देश की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन आपको पता है कितनी ज़्यादा है। तो उसके अगर एक-एक बंदे का सर्वे करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन में से एक छोटा टुकड़ा उठाते हैं, स्मॉल ग्रुप सैंपल लेते हैं और उसी से हम जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। सैंपलिंग जो होती है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, हर एक यूनिट जो होती है वो नोन होती है और सिलेक्शन का चांस बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है? जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जैसे लॉटरी मेथड है, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, ठीक है? और सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी एवरी एलिमेंट हैज़ इक्वल चांस, सबको इक्वल चांस मिलता है और ये बाय लक जिसकी निकल गई उसका तो ठीक है। बट जिसकी नहीं निकली उसकी बात ही अलग है। तो नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, उसमें आता है सिलेक्टिंग एवरी nth एलिमेंट, यानी सिस्टमैटिक में आता है कि एवरी nth आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल एवरी 10th कस्टमर, ठीक है? तो वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यानी स्ट्रैटा, यानी सैंपल टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप से सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग होती है कि जनसंख्या को, पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया जाता है क्लस्टर में, जैसे कि एंटायर क्लस्टर सिलेक्टेड रैंडमली, और उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर इस पर्सन को उठाएँगे या इस पर्टिकुलर पर्सन को लिया जाएगा। यहाँ पे रैंडम ही सिलेक्ट किया जाता है किसी भी क्लस्टर में से। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जो कि कन्वीनिएंट सैंपलिंग होती है, जो अवेलेबल रिस्पोंडेंट ईज़िली मिल जाते हैं ना, कि किसी को भी पकड़ के उससे जवाब पूछ लिया तो वो कन्वीनिएंट सैंपलिंग है। जजमेंटल सैंपलिंग होती है बेस्ड ऑन रिसर्चर एक्सपर्टीज़, कि रिसर्चर कितना एक्सपर्टीज़ वाला है, उसको कितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है? तो क्वार्टर सैंपलिंग क्या होती है, फिक्स नंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, यानी यहाँ पे नंबर फिक्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप से। तो ये आप लिख सकते हैं। सैंपल्स के साइज़ मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से उनको बाँटा जाता है और कौन-कौन से सैंपल साइज़ को फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन साइज़। लार्ज पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर रिक्वायर होता है लार्जर सैंपल, ज़्यादा सैंपल चाहिए होते हैं। नेचर ऑफ स्टडी की बात करूँ तो रिसर्च देखनी पड़ती है कि किस प्रकार से चाहिए, डिटेल चाहिए या फिर कैसा चाहिए। एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, जितना ज़्यादा सैंपल उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल 95% टू 99% कॉन्फिडेंस रहता है। ये इस प्रकार से है और यहाँ पे ना सैंपल के साइज़ का फ़ॉर्मूला दिया गया है। जैसे n इज़ इक्वल टू सैंपल साइज़, z इज़ इक्वल टू z वैल्यू, यानी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। P स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस P है, E इज़ इक्वल टू मार्जिन ऑफ एरर्स है। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि टाइम का बचना, कॉस्ट का बचना, डाटा इकट्ठा हो जाता है बहुत जल्दी और लार्ज पॉपुलेशन बहुत प्रैक्टिकली काम कर पाती है। लिमिटेशन यही है कि सैंपलिंग में एरर आ जाता है, फुली रिप्रेज़ेंट नहीं हो पाती पॉपुलेशन, एक-एक की चीज़ें नहीं पता लगती और जब भी हमें ये सैंपलिंग करनी होती है तो बिल्कुल केयरफुल डिज़ाइन करना होता है, एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा चाहिए होती है, बायसनेस इसमें देखी जाती है, ठीक है?
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, वो आता है सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखो भई, ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही था, काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ा होगा और मेरे को लगता है आपने भी पढ़ा ही होगा। तो कुछ मेथड हैं डाटा को इकट्ठा करने में। एक होता है सेंसस और एक होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग तो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेंसस क्या होता है। तो एंटायर पॉपुलेशन जब ली जाती है तो उसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, जो बहुत इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ इसमें लगाने पड़ते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है अगर सही तरीके से काम हो तो। सैंपलिंग में क्या होता है, यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन जो होती है उसमें से एक टुकड़ा उठाया जाता है, उसको हम सैंपलिंग यानी सैंपल बोलते हैं। कॉस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी लो होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ़ एक टुकड़े की बात होती है, उसी में ही असम्पशन लगा लिया जाता है। टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, फ़ास्टर जल्दी स्टडी हो जाती है, स्लाइटली लेस एक्यूरेट होती है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को हम यहाँ नहीं लेते। ये थे 11 क्वेश्चन जो मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट कराए हैं और लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर है। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट नोट यहीं से आए, शॉर्ट नोट कहीं से भी आ सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको चेकआउट करती है कि आपने पूरा साल क्या पढ़ाई करी है। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती है, बट यहाँ पे जो 4 पार्ट लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस वाले हैं, वो आपसे पहले पूछे गए हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट क्या होती है? अ रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट एक तरीके की फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, एनालिसिस, रिजल्ट या फिर किसी भी चीज़ की रिसर्च के बारे में स्टडी बताती है या जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके बारे में एक रिपोर्ट निकल के आती है और ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ये कम्युनिकेट करती है रिसर्च आउटकम टू लीडर्स के साथ और ये रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, बट यूजुअली ये रिटन फॉर्म में ही होती है। ये ज़्यादातर हमारे बिज़नेस, एकेडमिक और गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है। इसका उद्देश्य क्या है और इन फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला तो यही है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डेटा के बेस पे ये बनती है। ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होती है, सिस्टमैटिक प्रेज़ेंटेशन होती है एक तरीके से। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ एंड प्रेज़ेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग, जो भी रिसर्च में हमने पता लगाया है उसको प्रेज़ेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाना, रिपोर्ट राइटिंग है। जिसमें क्या होता है, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, रीडेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट का पर्पस हमें डिफ़ाइन करना होता है कि किस मकसद से हमने इस रिपोर्ट को तैयार करा है। फिर डेटा को जो है इकट्ठा करा है, फिर उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, फिर एनालाइज़ किया है, फिर उसको प्रिपेयर करा है और फिर उसके बाद एडिट करा है। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिसीज़न मेकिंग में मदद करती है। परमानेंट रिकॉर्ड होता है, जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी किसी का सर्वे उठाना हो, पता लगाना हो, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम रिपोर्ट राइटिंग उठा के चेकआउट कर सकते हैं और कम्युनिकेट करने में काफ़ी ईज़ी होता है। फाइंडिंग्स क्या होती है? तो फाइंडिंग रेफर्स टू द रिजल्ट और आउटकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाटा एनालाइज्ड ड्यूरिंग रिसर्च। जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो हमें जो डेटा होता है उससे हमें काफ़ी सारे रिज़ल्ट और आउटपुट निकल के आते हैं। तो उससे हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है जिसको हम फाइंडिंग्स कहते हैं, जैसे कि कुछ फैक्ट, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और ये काफ़ी क्लियर और प्रिसाइज़ होती है, डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें पता है हमने किस लिए इसको इकट्ठा किया है और हमारे फाइंडिंग्स क्या हैं, हमें पता होते हैं। टेबल, चार्ट, स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको प्रेज़ेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 70% ऑफ रिस्पोंडेंट प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग ड्यू टू कन्वीनियंस। आज के टाइम की अगर बात करूँ तो 70% जो रिस्पोंडेंट है ना, जो रिस्पॉन्स करते हैं, जिनसे हम सर्वे इकट्ठा करते हैं, तो उनको ऑनलाइन शॉपिंग ही बेस्ट लगती है। क्यों बेस्ट लगती है? कन्वीनियंस में है। आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुकान पे चले भी गए, तो आपको उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी, जितनी आपको घर बैठे-बैठे मिल जाएगी। भले ही वो 2 दिन बाद आपके पास वो प्रोडक्ट आएगा, बट आपका टाइम तो बचा, ठीक है? आपको ऑफ़र भी मिल जाता है, वैरायटी भी मिल जाती है, ठीक है? और अगर आपको पसंद नहीं आया, तो एक्सचेंज का ऑफ़र भी मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है, कन्वीनियंस जो है ना, जिसकी वजह से आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और आगे ये और बढ़ती ही जाएगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है, ये सबसे लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, डी पार्ट है जो है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट को टीओसी भी बोलते हैं। एक तरीके से लिस्ट होती है, इसमें सारे के सारे सेक्शन, सारे चैप्टर, हेडिंग इन अ रिपोर्ट अलोंग विद द पेज नंबर, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स तो आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टीओसी जो होती है एक लिस्ट होती है हर एक सेक्शन की, चैप्टर की, हेडिंग की, सारी चीज़ों की रिपोर्ट अलोंग द पेज नंबर उनके साथ होते हैं। अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट। बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट मतलब ये अपीयर होती है रिपोर्ट की बिगिनिंग में एंड ये मदद करती है रीडर्स को लोकेट करने में, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ईज़िली निकालने में मदद करती है। कंटेंट कौन-कौन सा आता है इसमें? इंट्रोडक्शन आता है, लिटरेचर रिव्यू,
फाइंडिंग, कंक्लूजन, रेफरेंस, मेथोडोलॉजी, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है, इस कंटेंट में बताई जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जब आप जैसे स्कूल की या फिर कोई कॉलेज की कॉपी बनाते हो तो उसमें अपना जो है इंडेक्स भरते हो, इसी प्रकार से ये भी है कि सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इसमें आता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द रिपोर्ट, एक तरीके से रिपोर्ट को जो स्ट्रक्चर देने का काम करती है ये कौन? जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट, इससे रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है और नेविगेशन भी इम्प्रूव होती है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है। सो विद एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, ठीक है? और जो-जो मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं वो आप लिख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर पीडीएफ चाहिए और इसका प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। सो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।